आज हम डिस्कस करेंगे आपका करिकुलम में क्या चेंजेस हुए हैं और एग्ज़ाम पैटर्न में क्या चेंज हुआ है। आपको अपूर्व सर ने ऑलरेडी बता दिया है, एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था जिसमें उन्होंने साइंस के हिसाब से सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की थी। तो जो एग्ज़ाम पैटर्न है कि 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 1.5 आवर का होगा, वो मैथ्स में भी अप्लाई होता है ना। 10 मार्क्स आपके इंटरनल एग्ज़ाम के हैं, वो सब चीज़ें आपकी सेम हैं। जो आपका टर्म 1 है, जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, उसको बोर्ड ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे 3-4 साल पहले बोर्ड्स जब आपके नहीं होते थे, उसमें टर्म 1 टर्म 2 उसको हम समेटिव असेसमेंट 1 समेटिव असेसमेंट 2 कहते थे, जो होता था उसी पैटर्न पे फिर से एग्ज़ाम इस साल आ गए हैं ड्यू टू कोविड-19। अभी आपका क्या है कि 2 टर्म में एग्ज़ाम होंगे। जो टर्म 1 का सिलेबस है वो टर्म 2 में नहीं आएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो एग्ज़ाम का टाइम और मार्क्स और ऑब्वियसली क्वेश्चंस वो सब रिड्यूस हो गया है, बिकॉज कि एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी, बोर्ड चाहता है कि एग्ज़ाम ज़रूर हो। ऐसे नहीं हो जैसे पिछले साल बच्चों को बिना एग्ज़ाम्स के इंटरनल एग्जामिनेशन के बेसिस पे प्रमोट करना पड़ा 10th एंड 12th को। दे डोंट वांट टू हैव दैट सिचुएशन। इसलिए उन्होंने एग्ज़ाम के पैटर्न को इस तरह से मॉडिफाई कर दिया है कि आप यदि टर्म 1 के टाइम तक अक्टूबर नवंबर तक सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होती है, स्कूल्स ऑफलाइन नहीं खुल पाते हैं या एग्ज़ाम्स ऑफलाइन लेने का सिस्टम नहीं हो पाता है, तो आपका एग्ज़ाम आप घर बैठे भी दे पाएंगे। इसलिए उन्होंने उसको MCQ पैटर्न कर दिया, फुल्ली MCQ पैटर्न इन ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है। दूसरा, आपका जो टर्म 2 होगा टाइम कम कर दिया। यदि ऑफलाइन भी है एग्ज़ाम तो 1.5 आवर का है। पहले आपको 3 घंटे का पेपर होता था, अभी 1.5 आवर का पेपर है। इसीलिए MCQ है ताकि आप जल्दी जल्दी करके आ सकें, है ना। तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि आपके एग्ज़ाम्स ज़रूर हों। ठीक। दूसरा हमारा क्या है कि आपका एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस है वो आपको एट ए ग्लांस यू विल नॉट नो कि सिलेबस हैज़ बिन रिड्यूस्ड, बट एक्चुअली सिलेबस हैज़ बिन रिड्यूस्ड बाय 30%। जो आपका पिछले साल बोर्ड ने किया था, अनाउंस करके किया था कि 30% सिलेबस कम कर रहे हैं। इस साल उन्होंने ये बात बोली नहीं, आपने कहीं पढ़ी नहीं, बट एक्चुअली सिलेबस वही है जो पिछले साल 10th बोर्ड में बच्चे थे 2000 या आप 21-22 हो, वो 2021 में जो बच्चे थे उन्होंने जो सिलेबस पढ़ा था एग्ज़ाम्स के लिए, आपका सिलेबस सेम है। अभी हम जब इन बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे सिलेबस को, देन यू विल गेट टू नो कि किस किस चैप्टर में से क्या क्या रिड्यूस हो गया है। तो एक तरह से एडवांटेजियस रहा ये जो सिलेबस चेंज हुआ है। ये हमको थोड़ा लेट पता चला, हमको अब जुलाई में, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना डिले हो गया उनका कि ऐसा लग रहा था ना कोविड कंप्लीट हो गया, अब ठीक हो जाएगी सिचुएशन, स्कूल ओपन हो जाएंगे, बट प्रिकॉशनली गवर्नमेंट्स ओपन नहीं कर रही हैं स्कूल्स, जस्ट टू बी एट द सेफ साइड कि कोई प्रॉब्लम ऑकर ना हो। तो अच्छा ही है। ऑफलाइन एग्ज़ाम के नहीं, ऑफलाइन आपका एजुकेशन में कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, ऑनलाइन में कुछ एडवांटेजेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन। सबसे पहला क्या है बेटा कि आपको स्कूल जब जाना होता था, आप ये याद करो, आपको कम से कम 1 घंटा पहले मम्मी उठाती थी, है ना, या आप अपने आप उठते थे। जनरली बच्चे उसी कैटेगरी में आते हैं कि मम्मी उठाती है पीछे लग के कि उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो रहा है। फिर आप उठ के तैयार होते थे, कपड़े चेंज करते थे, यूनिफॉर्म पहन के भारी भरकम आपका बैग टांग करके आप स्कूल जाते थे, है ना। फिर वहाँ पे प्रेयर होगी, फिर सब ऊपर जाओगे अरेंज, फिर आपका सब बहुत सारा टाइम, फिर बीच में लंच टाइम है, उसके बाद आपकी शाम को छुट्टी हुई। और बस का टाइम, यदि आप बस से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको और 1 घंटा पहले उठना पड़ता है। जो बच्चे जिनका स्कूल दूर है, जो यहाँ रहते हैं, MPS में पढ़ते हैं, हाँ, उनको और थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा उनके टाइम में ऐड हो जाता है कि इफ़ दे आर द फर्स्ट वन टू बी टेकन बाय द बस या जो भी उनका मोड ऑफ कन्वेंस है, यदि उनको सबसे पहले पिक करता है, सबसे लास्ट में छोड़ता है, तो उनका आने जाने दोनों में एक्स्ट्रा टाइम ऐड हो जाता है कि उनको सबसे पहले तैयार होना पड़ता है और सबसे आखिरी में आते हैं। फिर कोचिंग है, ऑनलाइन है तो ठीक है, ऑफलाइन है तो हम कोचिंग के लिए अभी स्कूल से आके हमारी पढ़ने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि तो हम स्कूल से आए, सुबह से तो उठ के स्कूल चले गए। ठीक, आपका कितने घंटे लग गए, आपने सुबह दी 6 बजे से 2 बजे तक का टाइम मानो तो भी 6 से 6 12 और 2 8 घंटे आपके सुबह के चले गए। अभी ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, आप घर से अपने कंफर्ट जोन में आराम से थोड़ी देर पहले उठे, आराम से पढ़ा, है ना, आने जाने का टाइम बचा,
वहाँ पे जो इंटरवल का टाइम था, ये टाइम वो टाइम, वो सब टाइम आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है। आपकी कोई टायर्डनेस नहीं हो रही, आपको कोई भारी भरकम बैग लेकर के कैरी नहीं करना पड़ रहा ना। आपस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती थी। फ्रेंड्स के संग मज़ा भी बहुत आता है, बट देयर आर सम इश्यूज़ ऑल्सो। आपस में लड़ाई हो गई, किसी और से लड़ाई हो गई, वो सब भी दिमाग में चलता रहता है, वो सब बंद। किसी टीचर ने डांट दिया, सब चीज़ें हमारे दिमाग से अभी निकल गई। फिर हम आते थे कोचिंग में आने के लिए भी हम क्या करते थे, हम आधे घंटे 1 घंटे पहले से हमारा माइंड मेकअप हो जाता है, अभी तो मेरे को कोचिंग जाना है, अभी मैं नहीं पढ़ूंगा, अभी तो मुझे कोचिंग जाना है, कोचिंग से आके पढ़ूंगा। हाँ, तो फिर कोचिंग आने के लिए भी आप 1 घंटा पहले से तैयार हो गए, बैग जमाओगे, फिर लेकर के आओगे, फिर यहाँ से जाते वक्त रास्ते में आपको फ्रेंड्स मिलेंगे, पार्किंग में थोड़ी देर खड़े होंगे या फ्रेंड्स के संग कहीं और खड़े होंगे। जनरली बच्चों का यही ट्रेंड होता है ना। कुछ बच्चे होते हैं जो सीधे यहाँ से अपने घर गए, सीधे आए, क्लास में बैठे, पढ़े और अपने घर चले गए। बट 50-60% बच्चे ऐसे ही होते हैं जो थोड़ी देर फ्रेंड्स के संग गपशप करते ही हैं। इट डिपेंड्स, कुछ होते हैं 10% ज़्यादा बातचीत करने वाले होते हैं जो इधर उधर खड़े होकर बहुत बहुत देर तक बातें करेंगे। कुछ यहीं से पार्क में खेलने चले जाते हैं फ्रेंड्स के साथ। ऐसे खेलना, फिजिकल गेम्स इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, वो करना भी चाहिए आपको। फिर आप खेलने जाएंगे जो भी है, या आप कुछ और टाइम पास करेंगे। अब रात को आप 6 बजे 8 बजे जिस भी बैच में हो, उस हिसाब से फिर आपकी पढ़ाई शुरू होगी। फिर खाने का टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया, टीवी पे तो कुछ ना कुछ देखोगे, है ना। तो टाइम बहुत सारा बर्बाद होता था। अभी क्या हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस में कोचिंग भी आपके घर आ गई। आपको पता है तैयार होने की ज़रूरत नहीं, मैम तो देख ही नहीं रही कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, न क्लासमेट्स दिख रहे हैं। नॉर्मली आप जो भी कपड़े पहने थे वही कपड़े पहन के आपने क्लास अटेंड कर ली, है ना। आपका आने जाने का टाइम बचा, आप फ्रेंड्स के संग खड़े होकर जो बहुत टाइम बर्बाद करते थे वो सब बचा। तो इट्स एडवांटेजियस। फिर दूसरा बताऊँ मैं, मैथ्स में बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैथ्स में क्या एडवांटेज है कि क्लास में जब होती थी, है ना, ऑफलाइन क्लास होती थी, तो क्लास में कम से कम, या आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, 4-5 बच्चे तो ऐसे होते हैं जो जल्दी से करके आंसर देते हैं, और उनको कितना भी मना करो, दे विल आंसर द क्वेश्चन कि उनका हो गया है, मैम ये आएगा, या आंसर पड़ोसी से डिस्कस करेंगे। दे विल डिस्टर्ब द क्लास। आप उनको कितना भी कंट्रोल करो, वो चीज़ चलती है, और वह एक नेचुरल प्रोसेस है। जब आप क्वेश्चन कर लेते हो तो आप चाहते हो दिखाना, चेक कराना भी चाहते हो कि मेरा सही आया कि नहीं आया। पर हम हर एक का क्लास में उस वक्त चेक नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सबको सॉल्यूशन बताना है। तो इस चक्कर में क्या होता था कि जो बच्चों को थोड़ा सा करने में टाइम लगता है, जिनकी स्पीड थोड़ी स्लो है, या जिसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, उसकी करने की इच्छा ख़त्म हो जाती थी। यदि 5 लोगों ने या 6 लोगों ने क्लास में आंसर दे दिया, तो वो बच्चा क्या सोचेगा, अब छोड़ो बाद में करूँगा, वो बाद में कभी नहीं आता। और अभी क्या होता है, बिकॉज देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस फ्रॉम दैट साइड, तो मैं वन वे कम्युनिकेशन है, तो क्या होता है, मैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से लेकर के एंड तक, हाई कंसेप्ट तक आराम से पढ़ाती हूँ। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, है ना, क्योंकि कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो मुझे पता है कि मुझे ऐसे पहले क्लास में भी पता होता है कि कहाँ से जाना है। पर क्या होता है, कुछ बच्चों के कारण हम नहीं जा पाते क्लास में उतना। हम यदि उतने लेवल पे जाने लगते हैं तो उनका नुकसान होता है, और मैं यदि हाई लेवल पे पढ़ाने लग जाऊँ तो क्या होता है कि जिनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही उनका नुकसान होता है। तो क्या होता है कि आपका हाफ ईयर तक ऐसे ही चलता है, उसके बाद यहाँ पर हम बैचेस शफल कर देते हैं अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंसेस। जो भी आपका परफॉर्मेंस रहा उस हिसाब से जब एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो मैं बैच के 3 पार्ट करती हूँ। एक वो जो जल्दी समझ जाते हैं, एक मीडियम वाले, एक जिनको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, है ना। तो हम 3 तरह से उनके ऊपर काम कर पाते हैं। जिसको जो स्पीड चाहिए उसको उसी स्पीड से पढ़ाया जाए तो वो जल्दी समझ पाएगा, बजाय इसके कि हम दोनों को मिक्स कर दें। हाई स्पीड वाले को लो से पढ़ाओगे तो उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, लो स्पीड वाले को हाई स्पीड से पढ़ाओगे तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो जो जिस लेवल पे है उसको वहीं जा कर के एड्रेस किया जाए तो उसका इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होता है। इसीलिए मेरे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं मैथ्स के ना, हमारे अरिथमेटिक ट्यूटोरियल्स में मैथ्स में रिजल्ट अच्छे इसीलिए आते हैं क्योंकि हम ये कर पाते हैं, है ना। वी वर्क विद अ प्लानिंग, स्पेशली इन मैथ्स। साइंस में इतना प्रॉब्लम नहीं होती, मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैथ्स आपको करना पड़ता है। साइंस तो आप लर्न करके भी कर सकते हो, आपको समझ में आया तो आप लिख लोगे, पर मैथ्स में क्या होता है, बार बार करना पड़ता है। हर क्वेश्चन डिफरेंट होता है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है ना। तो आपको पता है मैथ्स के संग क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है, उस वजह से इट बिकम्स डिफ़िकल्ट कि डिफरेंट लेवल के बच्चों को एक साथ एड्रेस करना मुश्किल था। बट अब ऑनलाइन में क्या है कि मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट करके एकदम हाई लेवल तक चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको वो चीज़ समझ में आती है थोड़ा सा एक्सटेंड करके आगे बढ़ा करके भी देख सकता है, जिसको नहीं आ रही वो पूरा देखेगा। कैलकुलेशन कैसे की वो सब भी मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ, जो भी ट्रिक यदि कुछ यूज़ हो रही है तो सारी चीज़ें मैं बता पाती हूँ,
है ना। तो ये एडवांटेज है इसका। अच्छा, अब हम बात करें कि अब आपका सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ। तो अब आपका एग्ज़ाम का सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें कट ऑफ हो गई हैं। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट कि एक तो आपको पता है कि आपने मैथ्स में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड, है ना। मैथ्स में इन 10th क्लास यू हैव 2 चॉइस, एक बेसिक मैथ्स एक स्टैंडर्ड मैथ्स। अब देखो, एक ईमानदारी की बात यह है कि जो स्टैंडर्ड मैथ्स है उसमें ये बोला है कि जो भाई जिनको आगे हायर मैथ्स पढ़ना है दे शुड ऑप्ट फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स, और जिनको मैथ्स छोड़ देना है 11th में 10th के बाद नहीं पढ़ना चाहते हैं, इनको मैथ्स अच्छी नहीं लगती, जिनको मैथ्स कम आती है, वो बच्चे 10th के बाद मैथ्स नहीं लेना चाहते हैं, वो बेसिक मैथ्स ऑप्ट करें। ये गवर्नमेंट का सिस्टम था, है ना। ये जो CBSE ने सिस्टम प्लान किया वो ये है। पर हकीकत ये है कि 2 साल पहले जब ऑफलाइन एग्ज़ाम हुई थी, जब ये सिस्टम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, तब क्या हुआ था, तब जब पेपर आया हमने क्या किया, हमने बेसिक वालों को बिल्कुल NCERT पढ़ाया और स्टैंडर्ड वालों को बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन कराए, और बेसिक में हमने थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए। हाँ, और बेसिक के भी मेरे कुछ बच्चे जो बहुत अच्छे थे वो स्टैंडर्ड की क्लास भी अटेंड कर लेते थे बिकॉज दे वांटेड टू। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब पेपर आया तो व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग कि बेसिक का पेपर तो 100% NCERT से होना चाहिए, उसमें एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होना चाहिए, यदि हो भी तो NCERT टाइप का होना चाहिए, और NCERT के भी जो इजी क्वेश्चन है वो आना चाहिए। दिस इज़ व्हाट यू एक्सपेक्ट। एंड स्टैंडर्ड में आप क्या सोचते हो कि भाई इन बच्चों को तो मैथ्स लेनी है तो इनको तो बहुत टफ क्वेश्चन पेपर मिलना चाहिए, इनके उसमें तो NCERT नज़र ही नहीं आनी चाहिए, और आए भी तो कम आना चाहिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस खूब भरे होना चाहिए और बिल्कुल बढ़िया लेवल के होना चाहिए। दिस वाज द एक्सपेक्टेशन ऑफ एवरीवन। बट जब पेपर हुआ और पेपर उठा करके देखा, मैंने पहले स्टैंडर्ड का देखा था, मैं एग्ज़ाम सेंटर पे चली गई थी, KGP पे आपका कैम्ब्रिज कोर्ट का भी एग्ज़ाम सेंटर होता है, 2-3 स्कूल का होता है। तो आई वॉज सो एक्साइटेड कि क्या आएगा स्टैंडर्ड में। हमने खूब मेहनत की थी बैच के संग, खूब एफर्ट्स किए थे, तो आई वॉज सो क्यूरियस टू नो कि भाई क्या आएगा पेपर में। तो मैं ना KGP चली गई, मेरे से सब्र नहीं हो रहा था कि कोई बच्चा आके पेपर दिखाए, उतना इंतज़ार नहीं हो रहा था। आई वांटेड टू सी कि स्टैंडर्ड में क्या आया, बेसिक में क्या आया। तो मैं वहाँ चली गई, बाय चांस हमारी अरित्राइटे लावण्या वो दिख गई मुझे, नहीं तो सोच रही थी मैं मांगूंगी किससे पेपर। पहुँच तो गई, बट आई वॉज थिंकिंग यार पेपर किससे मांगूंगी, अनजान बच्चे से कैसे मांगेंगे, सबके पेरेंट्स भी खड़े वहाँ पर लेने के लिए, सब पेरेंट्स की भीड़ में मैं अकेली टीचर। हाँ, फिर बाई चांस लावण्या मिल गई, उसका पेपर लिया। आई वॉज शॉक्ड टू सी पूरा NCERT और इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन कुछ नहीं, ट्रिग्नो में भी इजी, आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कंसेप्ट होता है, फ्रस्टम जो थोड़ा टफ होता है उसका कोई क्वेश्चन नहीं, इतना इजी पेपर। वो देख के हम लोगों को लगा, और उनको भी, सब बच्चे भी यही कह रहे थे कि फिर बेसिक में क्या आया होगा, स्टैंडर्ड का लेवल ये है तो व्हाट विल बी द लेवल ऑफ बेसिक। एंड टू माई सरप्राइज जब यतिका आई उसका पेपर देखा, वो बेसिक में थी, उसका पेपर देखा तो बेसिक का पेपर कंपेरेटिवली टफ था एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड। पेपर वो भी टफ नहीं था, बट इफ़ ए कंपेयर कि स्टैंडर्ड ये बेसिक ये, तो बेसिक का पेपर थोड़ा सा टफ था। उसमें NCERT के बाहर के भी क्वेश्चन थे, उसमें NCERT के भी टफ वाले क्वेश्चन थे, उसमें फ्रस्टम पे भी क्वेश्चन था, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी बाहर से था। हालांकि मैंने कराया था, बट थिंग इज़ कि पेपर मुझे ऐसा लगा नाम बदल गए, स्टैंडर्ड का बेसिक, बेसिक का स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड के हिसाब से भी नहीं था वो पेपर, स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका स्टैंडर्ड थोड़ा और हाई होना चाहिए था। दिस इज़ व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। और लास्ट ईयर आपको पता ही है, फर्स्ट ईयर ये हुआ केस, सेकेंड ईयर आपको पता ही है एग्ज़ाम हुई नहीं, तो वी डोंट नो कि बेसिक का इजी आएगा कि स्टैंडर्ड का इजी आएगा। तो उस टाइम पे जो बच्चे, कुछ ऐसे थे जिन्होंने स्टैंडर्ड पेरेंट्स ने दिला दिया ज़बरदस्ती, देवर कि मैम ज़बरदस्ती दिला दिया या टीचर ने दे दिया मेरी, तो है ना, तो अब बड़े परेशान थे, वो बड़े खुश हो गए पेपर देने के बाद। बेसिक वाले थोड़े दुखी हुए, बट दे थॉट कि चलो हमको साल भर हमारे ऊपर स्ट्रेस नहीं था, थ्रू आउट द सेशन वी वर नॉट स्ट्रेस्ड कि हमको स्टैंडर्ड के लिए एक्स्ट्रा पढ़ना, हम रिलैक्स थे। और मैंने तो कराए थे, तो अधिकतर लोग कराए थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट द थिंग इज़ कि बेसिक और स्टैंडर्ड में यू कैन नॉट बी श्योर ऑफ द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, सो चूज़ अकॉर्डिंग टू योर कंसेप्ट। और उसमें ये ऑप्शन है जिनको मैथ्स लेना है कि आपने बेसिक मैथ्स ले लिया और बाद में आपको लगता है कि हमको तो मैथ्स ही लेना है, हायर मैथ्स ऑप्ट करना है, तो आप स्टैंडर्ड का पेपर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में दे सकते हो, है ना। बेसिक मैथ्स के साथ आप पास हो गए, आप स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर जो 10th की जब सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट एग्जाम्स हो तब आप दे दें, तो आप स्टैंडर्ड, फिर आप मैथ्स ऑप्ट कर सकते हैं, उसमें अच्छे नंबर आ गए तो, ठीक है। ये सिस्टम है।
अब हम बात करें कि ये तो हो गया बेसिक और स्टैंडर्ड। अब आपका ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं कि स्किल सब्जेक्ट होता है, दैट इज़ आईटी या आईपी करके होता है, फिर लैंग्वेज होती है, आपने यदि दूसरी लैंग्वेज ले ली तो इसका एडवांटेज क्या होता है? इसका एडवांटेज ये होता है कि आपका एक सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट रिप्लेसमेंट हो जाता है। वो अच्छा उसी पेज पे होगा, ओके। यदि आपके मार्क्स कम आए, हाँ, यदि आपके मार्क्स किसी एग्ज़ाम में कम आए, जैसे आपके 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं, 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, 2 लैंग्वेज है, साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस, आप स्किल सब्जेक्ट में पास हो गए, हाँ, और रेफर ऑफर्ड ए 6th ऑप्शनल सब्जेक्ट जो स्किल है, दैट इज आई टी आई पी, देन दैट सब्जेक्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय द स्किल सब्जेक्ट एंड द रिजल्ट ऑफ क्लास 10th एग्जाम विल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंगली। मान लो कि तुम मैथ्स में फेल हो गए, हाँ, ऐसे तो होगे नहीं, हाँ, ढंग से पढ़ोगे, मैंने जो कराया तो कभी भी मैथ्स में फेल नहीं हो सकते, अच्छे नंबर ही लाओगे बेटा। तो क्या हो रहा है कि आपका वो एक सब्जेक्ट उससे रिप्लेस हो जाएगा, जैसे एसएसटी, कई लोगों को एसएसटी बड़ी परेशान करती, समझ नहीं आती, तो वो सब्जेक्ट आपका यदि आईटी या आईपी में आप अच्छे हो, जो भी आपने 6 सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, यदि आप उसमें उससे ज़्यादा नंबर लाते हो तो बेस्ट वाला काउंट हो जाएगा, ठीक है, ये है। अच्छा, अब दूसरी बात है, ये आपका मैथ्स का पेपर 80 मार्क्स का होता है, हाँ, मैथ्स का पेपर जो है 80 मार्क्स का होता है, मतलब थ्योरी 80 मार्क्स की होती है। जो 80 मार्क्स है उसको उन्होंने 2 टर्म में डिवाइड कर दिया है, टर्म 1 एंड टर्म 2, ठीक, टर्म 1 एंड टर्म 2 में डिवाइड कर दिया है, तो 40 मार्क्स आपका टर्म 1 में होगा और 40 मार्क्स टर्म 2 में होगा। टोटल 20 मार्क्स इंटरनल एग्जाम के टीचर्स के हाथ में होते थे पहले भी, तो वो अभी भी हैं, पर वो 10 मार्क्स टर्म 1 में, 10 मार्क्स टर्म 2 में, ठीक है। पेपर आपका 3 घंटे का होता था, तो पेपर का टाइम भी क्या हो गया, कम हो गया, वो हो गया अब आपका 90 मिनट्स, दैट इज़ 1.5 आवर का पेपर होगा, ठीक। ये आपको पता है, ये स्कूल एग्ज़ाम्स में आपके ये सारी चीज़ें 10 मार्क्स जो हैं उसके लिए सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पीरियोडिक टेस्ट हैं विच आर 3, मल्टीपल असेसमेंट एम्बेडेड इन द क्लासरूम पेडागॉजी, इस क्लासरूम की पढ़ाई में वो जो भी चीज़ें ऐड कर दें तो उन सबको सीरियसली लेना है। फर्स्ट थिंग, ऐसा नहीं कि हम तो मैम ने बोला मैंने किया ही नहीं, जो भी स्कूल वाले आपको असाइनमेंट दे रहे हैं, कोई बोल रहे हैं प्ले करने को बोल रहे हैं कि इसको एक्ट करो, ये करो, वो करो, कुछ भी बोल रहे हैं, रोल प्ले बोल रहे हैं, क्विज करवा रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन है, सब में एक्टिवली पार्टिसिपेट लो विथ फुल प्रिपरेशन। ये नहीं कि हम ऐसे ही बैठकर हमने किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, दैट विल क्रिएट अ नेगेटिव इम्प्रेशन ऑफ यू ऑन द टीचर, और टीचर के हाथ में ये 20 मार्क्स हैं, और बाय चांस पिछले साल जैसी सिचुएशन हो गई तो पूरे ही नंबर टीचर के हाथ में है ना। तो इसलिए हमको बहुत सिंसियरली स्कूल एग्ज़ाम्स को भी लेना है, ताकि स्कूल एग्ज़ाम्स में हम बेटर परफॉर्म करें, ताकि ऐसी कोई भी गड़बड़ होने की स्थिति में कि भाई एग्ज़ाम ही नहीं हो पाए बोर्ड के, ये नहीं सोचना है कि आखिरी के 2 महीने एग्ज़ाम में खूब पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। टर्म 1 का भी फुल वेटेज है, 50% इसका 50% उसका, तो टर्म 1 हैज़ टू बी टेकन सीरियसली। ऐसा नहीं कि इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, आधे नंबर इसमें आधे नंबर उसमें, दोनों में आपको यदि फुल लाने हैं तो यहाँ भी 40 लाना पड़ेंगे, वहाँ भी 40 लाना पड़ेंगे, स्कूल की दोनों एग्ज़ाम में 10-10 लाना पड़ेंगे, तब 80 आउट ऑफ 80 आएंगे आपके, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखें, स्कूल में जो भी एक्टिविटी आपको करवा रहे हैं टीचर्स, वॉट एवर, पोर्टफोलियो भी बनाना है बढ़िया बनाओ। हाँ, सीबीएसई की साइट पर देखो बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं कि क्या करना चाहिए था, उसका पर्पज़ क्या है, ठीक। अब हम आ जाएँ सिलेबस पे, जो हमारी मेन चीज़ है। अब हम आते हैं सिलेबस पे। अभी अपने को पता नहीं था, सीबीएसई ने बहुत लेट रिलीज़ किया, तो हमने भी क्या किया, कुछ चैप्टर्स टर्म 2 के पढ़ लिए। स्कूल्स वालों को भी नहीं पता था, उन्होंने भी कुछ चैप्टर टर्म 2 के पढ़ा दिए, है ना। तो कोई बात नहीं, जब टर्म 2 के जो चैप्टर्स हमने अभी पढ़ लिए हैं वो हमें बाद में काम आएंगे आफ्टर टर्म 1 एग्जामिनेशन। तो इन बिटवीन जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जो हमने पढ़ लिए हैं पर अभी नहीं आ रहे हैं, उनको भी हफ्ते में एक बार, है ना, डेली तो नहीं कहूँगी पर वंस इन अ वीक एटलीस्ट 1 आवर, 7 दिन में 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो ना। जैसे टीवी देखते हो, कोई भी वेब सीरीज़ देखते हो, कोई भी, वैसे 1 घंटा निकाल करके उसको भी रिवाइज़ करना, नहीं तो भूल जाएंगे। ये तो 3 महीने आपने छोड़ दिया, अगस्त सितंबर अक्टूबर, कि नवंबर में मान लो एग्ज़ाम में 4 मंथ आपने टच ही नहीं किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो टर्म 2 में आएगा, अभी क्यों छूँ, तो सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन साफ़ हो जाएगा, कुछ भी नहीं याद आएगा, फिर से शुरू से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, फिर बहुत प्रेशर आएगा। तो बीच बीच में 1 घंटा हमने जो चैप्टर टर्म 2 के पढ़ लिए उनको 1 घंटा हमने कुछ भी 2-3 क्वेश्चन कर लिए, जो टफ़ लगे, आपको पता ही, आपने अभी पढ़ा था तो आपको पता है, आपने मार्क करना चाहिए कौन से क्वेश्चन टफ़ लगे, उनको मार्क करके रखा है, तो बस उसमें से आपने
उन क्वेश्चन को फिर से कर लिया। तो आपके दिमाग में क्वाड्रेटिक का लाइट जलती रहेगी, ख़त्म नहीं होगा। ये ध्यान रखना जो भी चैप्टर्स हैं। तो अब हमारा सिलेबस में अभी है क्या, नंबर सिस्टम्स, दैट इज़ रियल नंबर्स, इट इज़ ऑफ 6 मार्क्स। फिर अलजेब्रा, अलजेब्रा में क्या आ रहा है, अलजेब्रा में आपका आ रहा है पोलिनोमियल्स एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड है। हाँ, अलजेब्रा में पोलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशन 2 चैप्टर मिला करके 10 मार्क्स। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी हमारा बचा, ये हमने पढ़ा नहीं है, इट इज़ ऑफ 6 मार्क्स। ज्योमेट्री में मतलब आपका सिर्फ ट्राइंगल्स आ रहा है। हाँ, ज्योमेट्री में ओनली ट्राइंगल्स इज कमिंग, और ज्योमेट्री में ओनली ट्राइंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो अभी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अभी हमारे 3 चैप्टर इसके लिए बच गए। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया एपी पढ़ लिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ लिया, जो अभी हमारे काम के नहीं है, पर दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो वंस इन अ वीक 1 आवर कभी भी, वो आप डिसाइड करो, एक कॉपी में एपी और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस थोड़े थोड़े करते रहना, नहीं तो यही भूल जाओगे कि व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, तो क्या हुआ कि रियल नंबर्स है 6 मार्क्स का, आपका लीनियर इक्वेशंस और पोलिनोमियल्स दोनों मिला के 10 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ज्योमेट्री मीन्स ट्राइंगल्स इज ऑल्सो ऑफ 6 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स। अब देखो रियल नंबर का डिफ़िकल्टी लेवल और ट्रिग्नोमेट्री का डिफ़िकल्टी लेवल, आपको पता है रियल नंबर में कुछ नहीं था, और आपको अभी जान के और हैरानी होगी कि यूक्लिड्स तो हट गया, यूक्लिड्स साफ, तो बचा क्या, सिर्फ वो डेसिमल को उसमें कन्वर्ट करना, रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना, और वो 12 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, और ये कंपोजिट नंबर है, और HCF और LCM निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ये बचा वो 6 नंबर का। और ये पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री बड़ी भारी, जिसमें आइडेंटिटीज आती है खतरनाक, हाँ, जो जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, वो सब मिला के 5 नंबर। तो रियल नंबर में स्कोरिंग है, मैंने आपको पहले दिन बोला था। अब आपका आधा पोर्शन तो साफ़ हो गया, अभी पता चल जाएगा आपको तो कितना इजी हो गया, ये स्कोर करना आसान है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th की बहुत इजी है। हाँ, ट्राइंगल्स आप पढ़ चुके, आसान है, तो ये भी आसान है, इसमें पोलिनोमियल्स है और लीनियर इक्वेशन है, तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू स्कोर मार्क्स, ये 5 नंबर। और अब मुझे लगता है ऐसे MCQ बड़े ईजी आएंगे, पर फिर भी इट टेक्स सम गट्स कि इसमें ट्रिग्नो में डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन ईजी आए तब तो सब कर लेते हैं, पर कई बार क्या होता है थोड़ा घुमा के दे दिया, ऐसे तो मैं सारे करा दूंगी आपको, पर अब 1 मार्क के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो क्या होता है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चे कितनी भी प्रैक्टिस करना, ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, पर फिर भी कई बार आता हुआ क्वेश्चन में भी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस थोड़ी सी कम की होती है, तो वो थोड़ा बहुत गड़बड़ बच्चे कर देते हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में आई कैन नॉट बी श्योर फॉर एनीवन कि 100% ये सही सारे नंबर आ जाएंगे। पेपर इजी हो तब तो डेफिनेटली सबके आ जाते हैं, पर पेपर पे डिपेंड करता है और दूसरा बच्चे की प्रैक्टिस पे। जैसे पिछले साल की बात है, एक बड़ी अच्छी बच्ची थी, उसने क्या किया, एकदम ईजी सा क्वेश्चन आपका NCERT का 8.1 का लास्ट 10 स्क्वायर वाला, 1 + 10 स्क्वायर अपन 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर है, जो हम प्रूव करते हैं, वो MCQ में आया था। उसमें मतलब फिल इन द ब्लैंक में उसने आंसर √10 लिख दिया, √10 स्क्वायर है या √10 समथिंग लिख दिया, गलत हो गया। 97 आए उसके मैथ्स में। तो ऐसी गलतियाँ एक्सेप्टेबल नहीं हैं। खूब प्रैक्टिस करने के बाद हमारा कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है, ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न, ऐसा नहीं होना चाहिए। चीज़ों को बिल्कुल सेपरेटली माइंड में अलग अलग साफ साफ रखें, हाँ, ताकि कोई भी मिक्सिंग नहीं हो। स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी इज कमिंग, स्टेट्स हमारा सेकेंड टर्म में आएगा, ठीक है। मेंसुरेशन में आ रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, छोटा सा चैप्टर है, अच्छा है, वो आ रहा है, वो 4 मार्क्स का है, प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स की है। टोटल 40 मार्क्स, 10 मार्क्स आपके स्कूल वालों के हाथ में, 50 मार्क्स, 90 मिनट्स का पेपर। ये 10 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, 3 तो पीरियाडिक टेस्ट के, 2 मल्टीपल असेसमेंट के, 2 मार्क्स पोर्टफोलियो, टेक इट सीरियसली, अच्छे से बनाओ, हाँ, एंड स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ प्रैक्टिकल वर्क के 3 मार्क्स। अब आप आ जाए नंबर सिस्टम में, तो आपको पता चलेगा क्या क्या हट गया। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से शुरू हो रहा है, यूक्लिड का यहाँ से यहाँ तक पढ़ लो, कोई नामो निशान नहीं है। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा हैज़ बिन रिमूव फ्रॉम द सिलेबस, पढ़ना बंद कर दो उसको। फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 इज़ नॉट
आर नाउ आउट ऑफ सिलेबस। ठीक, स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जांपल्स, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग। मतलब आपका सिर्फ 1.2 1.3 यही काम किए, 1.1 हट गई सिलेबस से। यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो अभी हमने करे नहीं थे, है ना, पर जो हमने कर लिए थे वो भी अच्छे थे, कंसेप्ट पता चला तो अच्छा ही हुआ। हमें नहीं पता था तो हमने पढ़ लिया कि होता क्या है। कोई बात नहीं, हट गया तो हट गया, अब हमको नहीं पढ़ना है। अब आप ये याद रखें कि आपको इन दोनों पे फोकस करना है। अब पोलिनोमियल्स में देखें, ज़ीरोज़ है, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरो एंड कोफिशिएंट्स है, लॉन्ग डिवीज़न वाले क्वेश्चन हट गए। मतलब जो आपकी नेक्स्ट 2.1 है, 2.2 है, 2.3 और 2.4 दोनों आउट ऑफ सिलेबस। हाँ, 2.1 और 2.2 में से आएगा कि ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल मतलब वो ग्राफ वाले क्वेश्चन, हाँ, और अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा वाले, और रिलेशनशिप मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा इक्वल टू इस पे बेस्ड, सिर्फ यही आएंगे। और क्यूबिक भी आ सकता है, पोलिनोमियल क्यूबिक भी हो सकता है, पर लॉन्ग डिवीज़न के जो क्वेश्चन थे कि 2 ज़ीरोज़ दे दिए 2 निकालना है, वो हट गया है सिलेबस से। लीनियर इक्वेशन देखें, लीनियर इक्वेशन में क्या दिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफ बनाना है। कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी की कंडीशंस हैं। अलजेब्रिक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम पढ़ चुके। सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स अलजेब्रिकली, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हैज़ बिन रिमूव्ड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कहीं जिक्र नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हट गया। सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स, जो थोड़ी अच्छे वाले लेवल की प्रॉब्लम थी वो नहीं आएंगी, जो सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स है वही आएंगी। एंड सिंपल प्रॉब्लम्स एंड इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन है। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड हट गई है, तो उसकी प्रैक्टिस अब आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो अभी हमने नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट हम यही पढ़ने वाले हैं। लाइन्स है, 2 डायमेंशन रिव्यू कंसेप्ट है, इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ, आपने पढ़ा हुआ नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसमें आपका एक एक्सरसाइज थी ट्राइंगल्स का एरिया कैलकुलेट करना, हाँ, इसमें, और इसी में कंसेप्ट होता था कोलिनियरिटी के क्वेश्चंस आते थे। 3 पॉइंट यदि कोलिनियर है, सेम लाइन पे लाई कर रहे तो उस पर ट्राइंगल नहीं बनता, तो कोलिनियरिटी चेक करने के बड़े सारे क्वेश्चन होते थे इस चैप्टर में, जो बेस्ड होते थे कि यदि हम ट्राइंगल का एरिया निकालें, यदि ट्राइंगल का एरिया है मतलब ट्राइंगल बन रहा है तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, पर यदि ट्राइंगल नहीं बनेगा तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, 0। तो हम ट्राइंगल के एरिया को 0 मतलब चेक करते थे, एरिया 0 आ गया या एरिया 0 लगा दिया, तो उसमें बहुत सारे कंडीशंस पे बेस्ड क्वेश्चन थे, वो सारे हट गए। तो आपका ये जो ये 6 मार्क्स हैं, है ना, 6 थे ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कितने मार्क्स थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाज 6 मार्क्स। दिस इज़ वेरी इजी टू अचीव, कि आपका बहुत कम पोर्शन बचा है, इसमें सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, दैट्स इट। फिर ट्राइंगल्स में आए। अब अच्छा, एक बात ध्यान रखना बेटा, ये मोटिवेट और प्रूफ में अंतर होता है। मोटिवेट मतलब उसका प्रूफ एग्ज़ाम में नहीं आएगा, जिसके आगे प्रूफ लिखा है मतलब उसका प्रूफ एग्ज़ाम में आएगा, पर अभी तो आपका एग्ज़ाम ही MCQ है, तो MCQ में प्रूफ तो आ ही नहीं सकते, तो सारे थ्योरम के प्रूफ नहीं करने किसी के भी। पर बात याद रखें कि यदि कहीं पूछ लिया, स्टेटमेंट ही दे दिया कि ये क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि थिल्स थ्योरम है। ये तो हम पूरा ही साफ़ कर दिया हमने कि भाई थ्योरम तो आएगा ही नहीं, मैम ने कहा था। तो आपको थ्योरम के स्टेटमेंट सबके याद होना चाहिए, ये आपको प्रूफ इनके हैं। मोटिवेट मतलब ये सब हट गए सिलेबस से। तो देखो प्रूफ किस किस का बचा, एक तो इसका पाइथागोरस थ्योरम का और एक BPT का, 2 प्रूफ बचे, बाकी सारे हट गए। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में भी कम हुआ है। क्या कम हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले क्वेश्चन जो हमने किए थे ना, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इस पे बड़े अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आते थे, ये पोर्शन रिमूव हो गया है। क्योंकि आप पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, वेल डिफाइंड, वैल्यू 30, 45, 60, वैल्यू सिर्फ 30, 45, 60, 0, 90 नहीं आ रही। रिलेशनशिप बिटवीन द रेशोज, हाँ। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में प्रूफ एंड अप्लीकेशंस ऑफ द आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन। जो एकदम इजी क्वेश्चन है वही दिए जाएंगे, जो बढ़िया क्वेश्चन थे, जो टफ क्वेश्चन थे, जिनको करने में मज़ा आता था, वो सब आपको नहीं दिए जाएंगे। पर जिन भी बच्चों को 11th में मैथ्स लेना, उनके लिए ये नुकसान है।
जो भी मैथ्स लेना चाहता है आगे उसके लिए लॉस है, क्योंकि 11th-12th में आपको फिर ट्रिग्नो आएगा और आप यहाँ पर उसको अच्छे से एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे। आपको बेसिक कंसेप्ट, सिंपल बेसिक मतलब बेसिक ट्रिग्नो पढ़नी है आपको इसके लिए। अब मेंसुरेशन में आपका अभी क्या आ रहा है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इसमें भी आपका क्या हटा है बेटा, अभी आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, इसमें 120 डिग्री के क्वेश्चंस होते थे कि एंगल जो है, जैसे सर्कल है, ये आपकी आर्क, ये एंगल दो कॉर्ड्स के बीच का ये एंगल है ना 60, 90 या 120 होता है, तो उस हिसाब से सेक्टर या सेगमेंट फॉर्म होता है। तो 120 के क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लेक्स होते थे, तो वो उन्होंने सिलेबस से हटा दिया है। नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में तो कुछ हटता नहीं है, आपको पता है प्रोबेबिलिटी तो एकदम ही आसान चीज़ है, दैट इज़ वेरी इजी टू डू। सेकेंड टर्म में हमारा आ रहा है पोलिनोमियल में, अलजेब्रा में अब आपका आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड एपी। ये दो चैप्टर हमारे अभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो टर्म 2 का आपने अलजेब्रा वाला पोर्शन, ये 10 मार्क्स का है, ये हम कवर कर चुके हैं। ज्योमेट्री में अब आपका आएगा सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शन, सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शन आएगा, ये अभी हमने पढ़ा नहीं तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आएगा। मेंसुरेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट शेप होता था कि ये आपका कोन है, कोन को हमने यहाँ से ऐसे पैरेलल कट कर दिया, तो ये जो हमें शेप मिला, जो आपका आइनॉक्स में आप पॉपकॉर्न का टब लेते हो ना, वो जो टब का शेप है, दिस इज़ नोन एज फ्रस्टम ऑफ कोन। तो फ्रस्टम ऑफ कोन के बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। लास्ट एक्सरसाइज इस पे बेस्ड थी, ये पिछले साल भी हट गया था, ये इस साल भी हट गया, और ये बेसिक के पेपर में आया था, स्टैंडर्ड में नहीं आया था फ्रस्टम पे क्वेश्चन, जबकि जनरली आता है ना। तो इतनी बातें क्लियर। फिर आपका क्या है, स्टैट्स है, तो इसमें सिर्फ ये हटा है और कुछ नहीं हटा है। स्टेट्स में मीन मीडियन मोड है। अब मोड में आपका मीन में आपकी 3 मेथड थी, तो एक मेथड हटा दी जो सबसे इजी सबसे अच्छी मेथड थी, वो इन्होंने हटा दी, सिर्फ डायरेक्ट एंड अज्यूम मीन से करना है। स्टेप डेविएशन मेथड थी, बड़ी आसान होता था उससे, वो हटा दी। और दूसरा हमको मीडियन में हम ग्राफ बनाते थे, कर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना के उसका ग्राफ बनाते थे, वो भी हमारे सिलेबस से हट गया है। तो स्टेट्स में भी आपका सिलेबस कम हो गया है। अभी इसमें चीज़ें आपको उतनी समझ में नहीं आएंगी क्योंकि आपने करा नहीं है। अच्छा, एपी में भी कुछ हटा है, हमने इनको तो पढ़ा ही नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एपी में हम जंप कर गए। तो प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर एक्सक्लूडेड, और आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी हट गया। यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर का जिक्र नहीं है, फैक्टराइजेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हैज़ बिन रिमूव्ड, ठीक है। और रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक हम वर्ड प्रॉब्लम जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं तो आती थी, तो उसको वो भी हटा दिया आपकी, ठीक है। और दूसरा एपी में भी हटा है। एपी में क्या हटा है, सम वाले क्वेश्चन, अप्लीकेशंस बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स, मतलब वर्ड प्रॉब्लम जो एसएन पे वर्ड प्रॉब्लम्स थी ना, कि वो कॉन्ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन या स्कूल वाला क्वेश्चन या स्पाइरल या पोटैटो रेस, उस टाइप के जो भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं वो सारे सिलेबस से बाहर, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सिलेबस। तो अभी हमारा जो बचा है, एक तो प्रोबेबिलिटी, और एक बचा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, और तीसरा हमारा बचा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो ये 3 टॉपिक अब हम, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, प्रोबेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो अब हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 3 चैप्टर बचे हमारे, जितने भी दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम एक एनसीईआरटी बेस फुल सिलेबस, मतलब जितना एग्जाम में टर्म 1 का टेस्ट रखेंगे, उसके बाद हम इनके क्वेश्चन बैंक से रिवाइज करेंगे। पर अब आपको ये करना है कि आप एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स आ रहे हैं, रिमूविंग सिलेबस छोड़ के जो हट गया है, अब यूक्लिड्स रियल नंबर पढ़ो तो यूक्लिड्स मत पढ़ो, बीच में यूक्लिड्स के बड़े अच्छे क्वेश्चन बच्चों ने पूछे थे, मैंने अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा था, अब वो आपके किसी काम का नहीं है ना, वो जो बढ़िया वाले क्वेश्चन थे छोड़ दो अब, ठीक, उनको करने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल में भी अब मेरे हिसाब से इस हिसाब से सिलेबस फॉलो होगा। दूसरी बात, आपके स्कूल में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके पेपर मुझसे शेयर करो, ताकि हम सबके साथ शेयर कर सकें, और हम उनके सॉल्यूशन भी करवा देंगे आपको। तो जहाँ जो डाउट आ रहा है भेजो, पर एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करो। ऐसी सिचुएशंस में जनरली पेपर ना एनसीईआरटी बेस बनते हैं, मैक्सिमम पेपर आपका एनसीईआरटी बेस होता है। 1-2 क्वेश्चन होते हैं थोड़े घुमा के, या 4-5 क्वेश्चन, 40 नंबर का है तो 5 नंबर 6 नंबर का पेपर होगा ट्रिकी, जिसको फुल आना है उसके लिए थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो वो मैं सारे क्वेश्चन यहाँ करा दूँगी, ठीक है। तो फिर हम रिविज़न शुरू करेंगे क्वेश्चन बैंक से। वंस
दिस 3 चैप्टर्स आर ओवर, देन वी विल स्टार्ट रिविजन बाय क्वेश्चन बैंक्स। पर पहले एक फुल मॉक मतलब फुल मॉक ऑफ टर्म 1 होगा, उसके एनसीईआरटी बेस, उसके बाद आपका रिवीजन शुरू होगा। ठीक है, अक्टूबर नवंबर तक आपकी जब भी एग्ज़ाम्स की डेट आ जाए आप वो भी इन्फॉर्म कीजिए, और हर एग्ज़ाम को स्कूल की हर एक्टिविटी को जिनसे मार्क्स में आपके फ़र्क पड़ता है उन सबको सीरियसली लो। ठीक है, और दूसरी बात, जहाँ डाउट हो वहाँ पे मुझे भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक बात और मुझे कहनी थी, क्या स्कूल के पेपर्स शेयर करो। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात थी, वही जो पहले कर ली हमने। 10 नंबर का आएगा एपी एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो बीच में हफ्ते में 1 घंटा, हाँ महीने में 4 घंटे, पर ऐसा नहीं कि एक दिन में 4 घंटे बैठ के नहीं करना है, इसीलिए मैं वंस इन अ वीक कह रही हूँ, ताकि हर हफ्ते में एक बार रिवाइज़ करोगे तो आपका रिवीजन बना रहेगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी, नहीं तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा बेटा। एपी में भी चीज़ें भूल जाओगे, इसमें भी भूल जाओगे, तो फिर पढ़ने का कोई एडवांटेज नहीं हुआ। और जिसने अभी तक बिल्कुल ही नहीं किया है वो भले ही छोड़ दे। जिसने एपी और क्वाड्रेटिक ढंग से किया ही नहीं है, कि संग में प्रैक्टिस ही नहीं की है, तो वो बच्चा छोड़ सकता है, क्यों बाद में ही पूरा करे। पर ये चैप्टर्स को अब इस हिसाब से नए नज़रिए के साथ पढ़ें कि ये चीज़ें हमको नहीं करनी है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर उधर आएगी, ओके। हाँ, अब हमको जो भी चैप्टर हैं उनमें थ्योरम्स के प्रूफ याद करने की अब आपको ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे एनर्जी और टाइम मत बर्बाद करो। अब यहाँ हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब ये कि अब यहाँ जो भी एग्ज़ाम्स होंगी, है ना, वो टर्म 1 तक जो भी एग्ज़ाम्स होंगी वो MCQ ही होंगी, ताकि आपका एग्ज़ाम की तैयारी चेक की जा सके, आपको एक उसी तरह की फील आती रहे ना। तो MCQ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं फिल इन द ब्लैंक्स दे दूँगी, क्योंकि MCQ में क्या होता है कि कुछ ना कुछ तो हम तुक्का लगा ही देते हैं, और लगाना ही चाहिए। MCQ एग्ज़ाम में हमेशा शुड ऑलवेज ऑप्ट, ऐसा नहीं कि हम छोड़ दें। कई बार बच्चे, 1-2 बच्चे होते हैं जो MCQ में भी छोड़ देते हैं, अनअटेम्प्टेड छोड़ना ही नहीं चाहिए। नहीं किया तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 0, है ना, मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी 0, इम्पॉसिबल इवेंट कि आपने किया ही नहीं, टीचर आपको मार्क्स दे दें। पर यदि आपने अटेम्प्ट किया तो आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी कुछ तो होगी। 4 है तो 1 आउट ऑफ 4 तो हो गई। यदि आपने करेक्ट हो गया आपका तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं तो 0 तो पहले भी मिल रहे थे जब अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, तो हमेशा ही MCQ में तो अटेम्प्ट करना चाहिए। इसलिए हो सकता है मैं कुछ क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में दूँ, ताकि MCQ जब आएगा तब आप लगा ही लोगे, यदि आपको कैलकुलेट करना आता है तो। और अब हर क्वेश्चन को, जो भी आप पढ़ रहे हो उसके हर क्वेश्चन को MCQ की नज़र से देखो, और MCQ क्या बनेगा उसके बारे में सोचो, उस हिसाब से उसको सॉल्व करो। बड़े क्वेश्चंस भी 1 मार्क में MCQ में आते हैं। जैसे अपन ने कल बात की थी ना, अपन ने जब ये ट्राइंगल्स में बात की थी कि ये परपेंडिकुलर डाला तो इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। हाँ, राइट एंगल से हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर डाला तो दिस स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस 2। या हमने वो किया था कि ये एंगल बाइसेक्टर है तो इनका रेशो इनके रेशो के इक्वल होता है। तो इन क्वेश्चन पे डायरेक्टली 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन लंबे हैं, प्रूव करोगे तो 3-4 मार्क्स, बट इस पर डायरेक्टली आपको वैल्यू दे दी, मैंने करके बताया था, है ना। उस तरह से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो जिस भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा कंक्लूसिव रिजल्ट निकल रहा है जो डायरेक्टली यूज़ हो सकता है, वो हमको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, थ्योरम्स के स्टेटमेंट याद होने चाहिए, प्रूफ नहीं चाहिए हमको। ठीक, तो चलो कल से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वी विल स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थैंक यू।